हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन हिस्ट्री क्लास। हम पढ़ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। कल हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट होता है और क्या वजूहात रहती हैं कि ये अपराइजिंग स्टार्ट होती है। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं हम इस लेक्चर में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस पॉइंट से, वो है स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने के लिए कश्मकश। The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. This led to a rapid increase in demand for food grains. Production of grains could not keep pace with the demand. So the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. Most workers were employed as laborers in workshops whose owners fixed their wages, but wages did not keep pace with the rise in prices. So the gap between the poor and the rich widened. Things became worse whenever drought or hail reduced the harvest. This led to subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. तो क्या होता है कि 23 मिलियन थी पॉपुलेशन फ्रांस की 1715 में, और 1789 में ये 28 मिलियन तक जा पहुंची। और ये जो ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, इसकी वजह से लोगों को खाने की चीज़ों की डिमांड जो थी वो भी बढ़ गई। तो जो गज़ा कमाने का जो प्रोडक्शन का ग्रेन प्रोडक्शन जो थी, वो उसकी रफ़्तार जो थी वो पॉपुलेशन की रफ़्तार के साथ नहीं चली, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई। और जो वर्कर्स थे उनको वर्कशॉप में फ़िक्स्ड वेजेस पे रखा हुआ गया था कि उनको जो तनख्वाह दी जाती है वही रहेगी, उनकी तनख्वाह में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो ऐसा क्या हुआ कि वहाँ से डिमांड बढ़ने की वजह से मार्केट महंगा हो गया, प्राइसेस बढ़ गई। जब प्राइसेस बढ़ गई तो यहाँ से जो वेजेस थी, लोगों को जो तनख्वाहें दी जा रही थी वर्कशॉप में, वो वेजेस जो थी वो उसको उसके मुकाबले में बहुत कम पड़ने लगी। तो इस वजह से गरीब और अमीर के बीच का फ़र्क जो था वो ज़्यादा बड़ा होने लगा। और जब जब भी बारिशें हुई, जब जब भी कोई आफात समावी आई, तो उसकी वजह से ये क्राइसिस जो थे वो और बढ़ते रहे। और this led to subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. और यही वजहत थी जिनकी वजह से कुछ बड़े क्राइसिस फ्रांस में हुए, जो पुरानी जो सरकार थी उसके खिलाफ। तो आगे जो चीज़ है वो है हाउ ए सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन्स। तो क्राइसिस कैसे होता है? जब आपका हार्वेस्ट बैड होता है, बैड हार्वेस्ट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पोरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। जब आपके हाँ फसलें अच्छी नहीं होती, तो जो गरीब आदमी होता है वो अब रोज़ी रोटी ख़रीदने के लायक नहीं रहता, और साथ में बीमारी फैल जाए तो ये सारे चक्कर जो हैं ये एक क्राइसिस बन जाते हैं। ग्रोइंग मिडिल क्लास envisages an end to privileges. In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity, but they lacked the means and programs to carry out full scale measures that would bring about a change in the social and economic order. This was left to those groups within the third estate who had become
prosperous and had access to education and new ideas. तो क्या होता है, पहले जब कोई भी मामला हुआ करता था, तो जो पेजेंट्स थे, जो ज़मीन पे खेती बाड़ी करने वाले लोग थे या काम काज करने वाले लोग थे, वर्कर्स थे, तो वो जितने भी रिवॉल्ट्स होते थे, जितने भी कोई कोई बगावत होती थी, वो उसमें उसका हिस्सा बन जाते थे। टैक्सेस के ख़िलाफ़ हो या फूड खाने की कमी के ख़िलाफ़ कोई भी हंगामा हो, वो हर हंगामे में पहुंचते थे। लेकिन उनके पास प्रोग्राम्स को कैरी करने के लिए उनके पास वो मीन्स और उनके पास वो ज़राए जो हैं वो मौजूद नहीं थे। तो उससे क्या हुआ कि वो सोशल इकोनॉमिक आर्डर को कैरी नहीं कर पाए बराबर, और ये सारा मामला जो ये अब थर्ड स्टेट के पास रह गया। जो थर्ड स्टेट लोग थे वो बड़ी उम्दा तरीके से अब एजुकेशन तक भी पहुंच रहे थे और नेक ख्यालात भी उनके तहाँ पहुंच रहे थे। The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or brought by richer members of society. In addition to merchants and manufacturers, the third estate included professions such as lawyers or administrative officials. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. Rather, a person's social position must depend on his merit. These ideas, envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all, were put forward by philosophers such as John Locke and Jean Jacques Rousseau in his two treatises of government. Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right. तो फिर क्या होता है कि 18th सेंचुरी जो थी उसमें सोशल ग्रुप्स, एक सोशल ग्रुप जो है वो उभर के सामने आया और जिसको नाम दिया गया मिडिल क्लास। और ये लोग जो थे इन्होंने पैसे कमाए कैसे? ओवरसी ट्रेड किया, इन्होंने बिज़नेस किया, समुंदर के पार तक ट्रेड किया इन्होंने, उससे पैसे कमाए, या चीज़ें बनाई इन्होंने, मैन्युफैक्चर किया वुलन का, सिल्क का, टेक्सटाइल्स का, तो उससे इन्होंने पैसा कमाया, चीज़ें एक्सपोर्ट की और इस तरह से अमीर लोग भी सामने आए। मर्चेंट्स हों या मैन्युफैक्चरर्स, ताजर हों या चीज़ें बनाने वाले, इनके अलावा जो थर्ड क्लास थी इसमें प्रोफेशंस, कुछ प्रोफेशनल लोग भी थे, जैसे लॉयर्स थे या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी थे। तो इनका जो ख्याल था, इनका एक नया नज़रिया जो सामने था वो ये था कि कोई भी बंदा जो है वो पैदाइश से खुद को, अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं फ़लाँ फैमिली में या फ़लाँ ख़ानदान में पैदा हुआ तो मैं ही सब कुछ हूँ। जो भी प्रिविलेज किसी को मिलेगा, जो भी बेहतरी किसी को मिलेगी सोसाइटी में, वो मेरिट पे होनी चाहिए, मेहनत पे होनी चाहिए। और ये आइडियाज़ सोसाइटी में जो थे, फ्रीडम और इक्वल लॉज और अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए लाने के लिए सामने लाए गए थे। और ये आइडियाज़ जो थे कुछ फिलासफर्स ने सामने लाए थे, जिनमें जॉन लॉक है, जीन जैकस रसोव है, और इन्होंने एक थ्योरी लिखी थी जिसका नाम है, टाइटल है टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। ये लॉक ने लिखी थी और लॉक ने एक डॉक्ट्राइन लाया था जिस डॉक्ट्राइन को बोला गया था डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट।
of the monarch. Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on social contract between people and their representatives. तो रोसेव ने एक कंसेप्ट लाया था कि जो गवर्नमेंट हो वो इस तरह की हो कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो लोगों के बीच में और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, यानी डेमोक्रेटिक स्टेट जो आज की डेमोक्रेटिक स्टेट है। लोग वोट दें और उनका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उनके सामने जवाब दे हो। इन द spirit of the laws, Montesquieu proposed a division of power within the government between legislative, the executive and judiciary. एक थ्योरी और लिखी गई थी जिसका नाम था स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी। और यहाँ पे एक डिवीज़न प्रपोज किया गया था पावर का गवर्नमेंट के अंदर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो आज की स्टेट में हमारे पास है। गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए, 3 पार्ट्स होने चाहिए गवर्नमेंट, एक जुडिशरी हो, लेजिस्लेटिव और एक एग्जीक्यूटिव हो। And this model of government was put into the force in USA after the 13 colonies declared their independence from Britain. तो यूएस में ये लागू किया गया था ये गवर्नमेंट सिस्टम। तो कब किया गया, जब वहाँ पे 13 कॉलोनियाँ जो थी ब्रिटिश कॉलोनियाँ, उनको उनसे आज़ादी मिल गई थी। The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France. American Constitution and its guarantee of individual rights. जो अमेरिका में लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटी मिली और इंडिविजुअल राइट्स मिले थे, ये एक राहत का बास बन रहे थे, एक मिसाल बन के सामने आए थे किन लोगों के लिए जो फ्रांस में जो लोग लड़ रहे थे जंग, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। द आइडियाज़ ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड intensively in salons and coffee houses and spread among people through the books and newspapers. These were frequently read aloud in groups of benefit of those who could not read and write. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against them, against the system of privileges. तो ये फिलोसफर्स ने जो आइडियाज़ दिए जो हमने अभी पढ़े, ये अब जो है नाई की दुकान पे, काफ़ी हाउसेस में, या जहाँ पे भी न्यूज़पेपर्स हों या बुक्स मैगज़ीन हों, जहाँ पे भी लोगों की गैदरिंग हो, वहाँ पे ये आइडियाज़ फैल रहे थे। लोग एक दूसरे के साथ इसके बारे में बात कर रहे थे। और कई एक जगहों पे ये जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वहाँ पे ये ऊंची आवाज़ में पढ़ के लोगों को सुनाए जा रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। और लुईस XVI जो है उसने प्लान किया था और टैक्स लगाने का, टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ स्टेट। तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंसेस है उसको मीट करने के लिए जो लुईस XVI जो था उसने और टैक्सेस लगाने की जो बात की थी, उसके ख़िलाफ़ भी गुस्सा और भड़क गया था इस सिस्टम के ख़िलाफ़। उन्हीं दिनों की बात है ये। सो दिस मच इज़ सफाइस फॉर द डे। थैंक यू।